देखती आंखों, सुनते कानों और झड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? आई एम गुड वासे भाई। क्या बात है, आज तो बड़ा आपने कोट पहना हुआ है। कल तुसी पाए है, मैं तुहानू कुछ किया लेकिन आपको जच रहा था। है ही प्यारे माशाल्लाह। नहीं आया तो जी ऐसे नहीं लग रहे आज, देखे ना ब्लैक ब्लैक। नहीं मैं तो नलायक। बैंक ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ अच्छा ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 500 ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। एक लड़की वासे भाई नु कहंदी कि सर आपका नंबर मिल सकता है, कहंदे 100 रुपए दो तो मैं सिम भी दे देना। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी बने पंजाब असेंबली में 3rd टाइम, जनाब महर मोहम्मद काशिफ पटियार। और उनका साथ देने के लिए मेरे दूसरे मेहमान पहली दफा पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जनाब मेजर रिटायर्ड इकबाल खटक। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आज खटक साहब तशरीफ लाए हैं, बड़ी खुशी हो रही है सर। और बड़ी प्यारी आंखें आपकी। एक शेर मैंने लिखा है जी अपने लिए, क्योंकि शेर बीमारी पे है ना। मोहब्बत से गुजरना है, मोहब्बत ही से जाना है, मोहब्बत कर्ज है तेरा, मोहब्बत ही तराना है, मैंने बरसों गुजारना है तुझे, तू मेरा आखिरी ज़माना है। हाय होए होए होए। जी काशिफ साहब, क्या हाल चाल हैं? सर थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, माशाल्लाह तीसरी दफा पंजाब असेंबली का रुख कर लिया आपने कामयाबी से। अल्लाह ताला की करम नवाजी जी, अवाम की मोहब्बत। बिल्कुल, और ये तीसरी बार आए हैं तो वही है असेंबली जहाँ छोड़े गए थे, कुर्सियां शुर्सियां वहीं पड़ी हुई हैं सारी। जी असेंबली तो वही रहती है, बस बंदे लोग आते ज्यादा थे, जाते इस मरतबा कुर्सी ये घर से लेके गए हैं। नहीं लेके नहीं गए नई असेंबली, बल्कि नहीं अब तो सरप्लस है। अब तो सरप्लस है। और कोई ऐसा है कि आपने कोई कुर्सी अपनी मार्क की, उस पर हल्का सा निशान डाल के गए कि अगली बार भी मुझे यही देना? असेंबली में बड़ा अच्छा माहौल है जी। एमपीएस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किस पर्टिकुलर में बैठ। अच्छा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती? वो ये क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप? जी हाँ, मिनिस्टर्स की कुर्सियों के अलावा जहाँ मर्जी जो मर्जी बैठ जी जाए। हाँ। सर आपके क्या हाल है इकबाल भाई? थैंक यू वेरी मच सर। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, पहली बार असेंबली के अंदर। बिल्कुल सर। सर तो ये कैसा लग रहा है? वो तो आदी हो चुके हैं, आप बताएं। सर मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा, अदरवाइज़ मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। मैं बेसिकली सोशल वर्क पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता था। तो सर ये बताएं कि फील कैसा हुआ जब असेंबली में गए, क्योंकि एक टफ इलेक्शन आपने लड़ा। मेरे साथ तो खैर एक अजीब सा ड्रामा हुआ था ना, जब मैं एंटर करने लगा ना तो वहीं पे मुझे उन्होंने रोक दिया असेंबली। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी पहले तो ड्राइवर उतारो। अच्छा। मैंने कहा कि हो सकता है कि ड्राइवर उतारना होगा, आगे शायद कोई वैले वाले बंदे बैठे हो, वो कुछ करेंगे। अच्छा, उतारने के बाद जब अंदर चला गया तो उन्होंने कहा कि आप गाड़ी पार्क करो। मैंने कहा किधर पार्क करनी है? तो उन्होंने कहा आगे कहीं पे जाना है। मैंने कहा मेरे पास तो ड्राइवर नहीं है, वो तो आप लोगों ने पीछे उतार दिया। तो मैंने कहा गाड़ी तो अभी इधर ही खड़ी रहेगी। तो वो वापस आना पड़ा। फिर मुझे डीआईजी साहब थे, उसने कहा कि ड्राइवर लबो। अब वो पंजाबी में लबो गालबन मीन के ढूंढो। मैंने कहा ड्राइवर अभी आप लबो, मुझे क्या पता किधर है। तो फायदा जो है ना कि ये हुआ कि वहाँ पे जब मैं एंटर कर रहा था तो किसी ने मुझसे पूछा, बिकॉज आई एम द फर्स्ट पश्तून इन पंजाब स्पीकिंग बंदा जो पंजाब असेंबली में हो ना, तो उसने बात पूछी तो वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी कि शायद कोई 5 मिनट के अंदर कोई 86,000 लोगों ने देखी थी। ओए होए होए। तो और सारे ड्राइवर नु लब रहे थे। 86,000 बंदा लबो लब हुआ था उसके साथ। सर मगर मुझे ये बताएं कि बाकी तो हम बाद में करेंगे, ये पहले जो आंखें हैं आपकी नशीली। थैंक यू वेरी मच। ये क्या आमतौर पे लोग सबसे पहले आपके बारे में ये नोट करते हैं या सिर्फ हमने ही की हैं? सर मैं जब यूएन में जॉब कर रहा था, इनफैक्ट मैं आर्मी की तरफ से गया था वहाँ पे बॉस्निया हर्जेगोविना में, तो वहाँ पे जनरली लोग अप्रिशिएट करते थे। पाकिस्तान में तो शायद इन आंखों की ज़्यादा कोई फेवरेटिज्म नहीं है, बल्कि लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा चीटर होते हैं। पाकिस्तान में जो कंसेप्ट है वो यही है। अच्छा, कहते हैं बेवफा होते हैं। अच्छा ये बेवफा वाला कोई चक्कर चल रहा है? नो, लेकिन लोग कहते हैं। लोग कहते हैं। काश आपने भी कोई ऐसी बात सुनी हुई है इन आंखों के बारे में? हेजल आइज। हेजल आइज का कि जी वो बेवफा होते हैं। ऑब्वियसली ये सारी एक मिथ सी है ना। आई थिंक आई एम द मोस्ट
लॉयल पर्सन एंड लव पर्सन. अच्छा, ये तो बड़ी बात है, मगर नहीं, आपकी आंखें माशाल्लाह बड़ी एक नोटिसेबल और यू गॉट ब्यूटीफुल आईज. थैंक यू वेरी मच. तो ये आई एम श्योर आपको वैसे कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए. अगर गोरे दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं देते कॉम्प्लीमेंट भाई. सर आपकी आंखें इन्हां वेख के बंदा सिर भी वाह सकता है. अखर क्लियर है ना, सब कुछ नजर आता है तो फिर बंदा सिर भी. यार तुम कोई और तरीके से भी खूबसूरती बयान कर सकते हो आंखों की. हमारे मोहल्ले में ऐसे ही होते हैं भाई. हमारे मोहल्ले में तो बंद टीवी उस पर रिसर्च बहस कर रहे थे. वैसे आपकी काशिफ साहब से मुलाकात है? सब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो अभी जब इनको देखा तो मैंने इसे पूछा, मुझे जनरली लोग जानते हैं वहाँ पे बीइंग पश्तून, लेकिन मैंने कहा सर मैंने तो पहली बार तो आपको देखा है. अच्छा, मेरे ख्याल में तो काशिफ आज साहब तो मुलाकात हुई. 3 दफा माशाल्लाह असेंबली में जा चुके हुए हैं. तो आप कोई अगर चीजें पता करना चाहते हो कि फलां कमरा किस तरफ है, कैंटीन का रास्ता कौन सा है, वो सब इनको पता है. आई फील प्रिविलेज कि जब मैं जीत गया था तो मैंने जितने भी हमारे जो मेरे कंटेस्टेंट थे सबको मैंने फ़ोन किया. उनको मैंने कहा गेम इज़ ओवर एंड अभी मैं नया बंदा हूँ. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ऐसी कोई चीज़ें जो आपसे गलतियाँ हुई हैं ताकि मैं ना करूँ, बिकॉज आई वांट टू डिलीवर टू द तो पुअर उन्होंने को नेशन. बताई आपको? कुछ कोई ऐसा तो नहीं था जिसने ब्लॉक कर दिया हो नंबर आगे से? नहीं सर, मैं तो अभी भी जब जाता हूँ कोई करे या ना करे मैं उनको मुबारकबाद भी कहता हूँ, उनके पास जाता हूँ. अच्छा, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ अ मैसेज जो कि जाना चाहिए. हमारी ये जो पोलराइज्ड सिस्टम चल रहा है ना, आई एम नॉट इन दिस फेवर. नहीं ये बड़ी अच्छी हमें बात है. अगर आप हिस्ट्री से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. काश भाई आपका भी कोई है ऐसा अपने ओपोनेंट्स के साथ कोई ताल्लुक वास्ता इस जी किस्म का? बिल्कुल. अभी पीछे तो हमारी यही गपशप हो रही थी. मैंने इनको बताया था कि हमारे इलाके के अंदर भी हम जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो खुदा न खास्ता वी आर नॉट लाइक एनिमीज. तो ये नहीं है. तो एक अच्छा रख रखाव है, खुशी गमी में आना जाना, अदब अदाब से मिलना मिलाना. प्रकाश भाई माशाल्लाह इस मरतबा फिर जीते हैं, तो कितने वोटों से जीते हैं? कैसर भाई जितनी तवक्को थी उससे कम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कह लें कि पिछले इलेक्शन से कंपेयर्ड को 15,000 वोट मैंने एक्स्ट्रा लिए थे. शायद इसी वजह से जीत गया. इसी वजह से जीत गए. और आप 45 वाले हैं कि 47 वाले? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने देखने वाला हूँ जो 1 बजे रिजल्ट लेके घर चले गए थे. 1 बजे दोपहर कोई? रात अच्छा, रात 1 बजे. मैंने कहा ये तो कोई ज्यादा ही जल्दी नहीं निकल गए. दोपहर 1 बजे पता लग गया सी कि ये जीते ने, फिर रात को रिजल्ट लेके आए. तो इस पर तो पहला इलेक्शन था जिसमें बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी थी कि क्या होना हाँ, क्या. बहुत ज्यादा ही कुछ. सो आपको पता नेटवर्क्स भी डाउन थे, लेकिन वो चूंकि वही बात थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका हो जाता है, तो हमने उसके मुताबिक जो है यानी माइनस नेटवर्क सिनेरियो को पिक्चर किया हुआ था. ओके. तो उससे पहले ही वो 2-2 3-3 यूसीज में और एक टीम. ऊपर से आप तो अब तीसरा इलेक्शन है, अब तो आप मतलब बकायदा पहले भी जी फैमिली के अंदर फिर वो वो चल ना ही रहा वो भी अलग चलता रहा, मगर 3 तो आप पर्सनली कर चुके हुए हैं. खान साहब आपका पहला इलेक्शन था, पहला इलेक्शन तो आप कितने वोटों से जीते? 93,000 93,000 टोटल टोटल लिए थे और 73,000 जो है ना मैंने लिए. लीड 73 था. लीड 73,000 की लीड थी. वो दूसरा बंदा बीमार था सर क्या? तो सर क्या गिव क्रेडिट टू खान साहब. मैं तो असेंबली सेशन पे भी कहा है कि शायद मेरी बीवी भी मुझे वोट ना देती अगर मेरे पास खान साहब का टिकट ना होता. माशाल्लाह एडा प्यार अच्छा था. ये हालत वैसे सबके साथ होती है लेकिन कोई बोलता नहीं है. नहीं, मगर एक मालूम है इतना अंडर कॉन्फिडेंट अगर आप वोट पे चल रहे हैं. सर मगर मुझे एक बात बताएं काजू भाई, इस बार आप तीसरी बार आ चुके हुए हैं और माशाल्लाह हम आपसे पहले भी जब हमारी कोई बात हुई है तो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है और न जाने क्या क्या आपने डिग्रियां हासिल की हुई और काम भी किया हुआ इतना. तो इस बार मिनिस्ट्री में है कोई चांस वगैरह कैबिनेट में आने का या नहीं? इस बार तो चीफ मिनिस्टर भी डिफरेंट हैं जो पिछले 2 बार आपने देखे. जी अभी जैसे भाई फरमा रहे थे कि देखें पंजाब की पॉपुलेशन कुछ 12.5 करोड़ से ज़्यादा ही है, उससे कम नहीं है. सो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन होती है कि आप 12.5 करोड़ आवाम में से आई मीन अ फ्यू हंड्रेड पीपल रिप्रेजेंट द एंटायर प्रोविंस. तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के जिधर बैठे हैं वो भी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन है. बाकी इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बीबी मरियम साहिबा ने बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट कर दी हैं और अक्रॉस द बोर्ड इवन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कोई लॉबीज़ या ऐसी कोई चीज़ एक्टिव नहीं है. प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो है वो मिनिस्टर्स बन रहे हैं और उसका पैमाना जाता है, उसमें क्वालिफिकेशन है, उनकी एक पोलिटिकल आउटलुक है, पोलिटिकल बैकग्राउंड है. सो इस तरह की चीज़ों की बेसिस पे उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं. अभी चूंकि कैबिनेट फॉर्म करना उनकी जगह आप भी होते या मैं होता या कोई भी होता तो ऑब्वियसली इतने प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे सर्कल्स होते हैं जिनको केटर करना पड़ता है. तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन कि आपने किसको बनाना है किसको नहीं बनाना. आप ये कह सकते हैं कि मुझे अपने क़यादत पे बिलखसूस मरीम साहिबा पे और सीनियर क़यादत पे पूरा एतमाद है कि उन्होंने जो पैमाना बनाया है मुझे उम्मीद है कि आई होप आई क्वालिफाई.
باقی یہ کہ مجھے ان کی ججمنٹ اور اسیسمنٹ پہ بھی پورا اعتماد ہے. اف آئی کوالیفائی آئی فیل کہ میں ہو جاؤں گا. ابھی چونکہ باقی ہے 60% کیبنٹ. ہاں ابھی بہت سے پورٹ فولیوز ان کے اپنے پاس ہیں, یا ایک بندہ 2-3 پورٹ فولیوز چلا رہا ہے. بہرحال وہی بات, امید تو نہیں چھوڑی جا سکتی. امید کر سکتے ہیں کہ آپ ماشاء اللہ منسٹر بن جاتے ہیں, 2-3 ماہ آپ ویٹ کر لیں, بن گئے ٹھیک ہے, نہیں تو میرے پاس تیسرے بندے کی جگہ ہے. مگر سر یہ بتائیں اقبال صاحب, ہم نے سنا ہے کہ آپ نے جب الیکشن لڑا تو آپ نے لون لے کے الیکشن لڑا. کس سے لون لیا پہلے تو یہ بتائیں. سن ان لا سے. سن ان لا سے. اچھا آپ نے لیا, اور کتنا کو تقریباً لگ بھگ لون لیا یہ؟ میرے خیال میں اس کو ادھر ہی پینڈ کر دیتے ہیں, یا نہ کوئی نیا بتاؤ چلے. ویسے کتنے لگ جاتے ہیں الیکشن میں پیسے عموماً؟ یار اتنے تو نہیں لگے تھے ہمارے آنیسٹلی اسپیکنگ, چونکہ 2 مہینے تو میں کم از کم اپنے گھر ہی نہیں سو سکا ہوں. تو یعنی کہ کافی آپ آن دا گو رہے ہیں. میں 28 جنوری کو, اٹ ول بی ویری اسٹانشنگ, میں نے یقین کرو کہ چھپڑ سے پانی پیا تھا, چونکہ جو کچھ لوگ تھے وہ پیچھے تھے اور میں وہاں سے بھاگ گیا. اور آگے پھر وہ تصویریں میں یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتا ہوں, لیکن آگے 2 گدھے چل رہے تھے اور میں پیچھے پھر رہا ہوں, اور اوپر سے چڑھائی چڑھا کے 2 گھنٹے اوپر, کافی لمبا چوڑا سفر مجھے کرنا پڑا. اور اس کی سیدھی بات ہے کہ پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی. میں نے کہا یار ان کے ہاتھ میں باقی جو برز ہو جائے. انٹرسٹنگ اقبال صاحب کہ 28 جنوری کو آپ نے چھپڑ سے پانی پیا اور 8 فروری کو چھپڑ پھاڑ کے ووٹ پڑے. ویلکم بیک ٹو گپ شپ. جی ریچ سر, آپ کو کبھی کسی نے کمپلیمنٹ دیا کہ آپ کی پرسنالٹی اتنی اچھی ہے, آپ ایکٹنگ بھی کر سکتے تھے؟ یہ تو میں ابھی جب اسمبلی میں آیا تھا نا, تو وہاں پہ ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں اس نے مجھے کہا تھا کہ جی آپ تیار ہو جاؤ, اور میں آپ کو ایک چینل کا اس نے نام لیا کہ اس کے ڈرامے میں کاسٹ کروں گا. میں نے کہا سر میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ وہاں پہ جاؤں. نہیں, ویسے اگر آپ سیاست میں نہ ہوتے اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے ایکٹنگ کا تو کام کرتے؟ اچھا, ون سولجر از آلویز سولجر. آئی واز اے سولجر اینڈ آئی ایم اے سولجر. نہیں, ہم نے رول بھی سولجر کے دینا تھا. آپ حامی پر ہیں سر. سر میں ننکانہ صاحب اور میاں والی دونوں نہیں کبھی گئی, تو آپ مجھے بتائیں آپ کے علاقے میں کیا بیسٹ ہے اگر میں جاؤں اور وہ ٹرائی کروں کھانے میں, یا کیا اس کا وہاں پہ ہمارے مٹن اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ حلوہ ہمارا بڑا مشہور ہے کالا باغ کا, اور باقی تو ہر قسم کی چیزیں وہاں پہ ملتی ہیں. یو آر آلویز ویلکم. میں یہ کہوں گا کہ جی میری بیٹی میرے پاس آئی ہے, اٹ ول بی اے پریویلیج. کاشف بھائی آپ بھی کوئی بتانا چاہیں ہائی لائٹ, اگر کھانا وغیرہ کوئی اسپیشلٹی؟ صرف کھانا کے ننکانہ, ان خاتون کو کھانے سے مطلب ہے. ننکانہ کی ویسے جو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے, کیونکہ وہاں پہ گردوارہ جنمستان ہے, سو انٹرنیشنلی سکھ بھائی جو ہیں ہمارے, وہ اپنی بیساکھی اور ویریس جو ان کے تہوار ہیں ان کے لیے وہاں پہ آتے ہیں. وہاں پہ متعدد گردواراز ہیں. باقی ننکانہ ایز اے ڈسٹرکٹ جو ہے بہت ہی اٹس ایبسولوٹلی گرین, دریا بھی ہے, اور سینٹرل پنجاب کا جیسے ایک مکمل دیہاتی کلچر ہے ننکانہ کا. سم ٹائمس بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ لاہور سے 60-70 کلومیٹر دور جاتے ہیں تو اس کا اربنائزیشن سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. سو پیور جو دیہاتی جسے کہتے ہیں ہمارا پنجابی جو ہے, تو آپ اگر تشریف لائیں گی تو ہمارے ہاں تو پھر یہی ہوتا ہے, مکئی دیاں روٹیاں تے ساگ تے دیسی چوچے اینڈ آل دیٹ. کنوینس ہو گئی آپ کو, کچھ سمجھ آئی بات؟ جی سوال کن کا ہے؟ السلام علیکم, میرا نام فاریہ ہے اور میرا کوشچن آپ دونوں سے ہے کہ اگر اپوزیشن اور حکومت آپس میں ہاتھ ملا لیتی ہے تو کیا ملک کی مثال حل ہو جائیں گے؟ بچے, جو میری ایک پرسیپشن ہے نا ود ریگارڈ ٹو پالیٹکس, میں اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں ہسٹری سے سیکھنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم ہسٹری کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے. اپوزیشن اینڈ جو گورننگ پارٹی ہے, ہمیں ان غریب لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. یہ جو تانے کا کلچر ہے, میں کم از کم اس کی حمایت میں نہیں ہوں کہ فلاں کو بند کرو تو فلاں کو اندر کرو. ہمیں ان لوگوں کو آسانیاں دینی چاہیے ان ٹرمز آف ایجوکیشن, ان ٹرمز آف ہیلتھ فیسلٹیز, ان ٹرمز آف سوشل رسپانسبلٹی. بٹ انفارچونیٹلی وہ چیزیں جو ہے نا وہ شاید کسی دوسرے ڈائریکشن پہ چل رہی ہیں. وی مسٹ ورک ٹوگیدر اینڈ وی مسٹ ورک فار دس کنٹری. دس وٹ مائی. جی کاشف صاحب, یہ بیٹا اپوزیشن جو ہوتی ہے نا, یہ چیک ہوتی ہے حکومتی ورکس کے اوپر. اور جو ڈیموکریسیز بہت ڈیولپ ہو گئے ہیں, وہاں پہ اگر فرض کریں کسی کا محکمے کا منسٹر ہے تو اپوزیشن کی طرف سے اس کو کہتے ہیں شیڈو منسٹر, اور وہ فلی آتھورائز ہوتا ہے گورنمنٹ کے ہر ریکارڈ کو, یعنی پبلک ڈاکومنٹ کو چیک کرنے میں اینڈ ایوری تھنگ. سو اپوزیشن کا رول بہت اچھا ہے. ایک اچھی اپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے اچھی حکومت, بیکاز وہ آپ کو ہمیشہ الرٹ رکھتی ہے.
انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر میں کسی کو بلیم نہ میں نے کبھی کیا نہ میں کر رہا ہوں، لیکن پولرائزیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب وہ ٹالرنٹ بیہیویئرز جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. اب اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے، ہم بھی اپوزیشن میں رہے ہیں، آج کوئی اور ہے، لیکن میں اوور آل، آپ نے چونکہ اپوزیشن کی بات کی اور حکومت کی بات کی، تو میں اررسپیکٹیو آف کہ ادھر کون حکومتی ہے اور کون اپوزیشن ہے، فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم اتنی پولرائزڈ سوسائٹی میں اب گزارا کر رہے ہیں کہ وہ عدم برداشت کی وجہ سے ہمارا جو اپوزیشن کا وہ رول ہے وہ کہیں پہ رہ ہی نہیں گیا، اینڈ دیئر فور اس کا براہ راست امپیکٹ گورنمنٹ پرفارمنس کے اوپر بھی آتا ہے. سو یس، اگر ایک ہیلدی اپوزیشن کی طرح جیسے آپ ڈیولپ، ابھی آپ نیٹ فلکس وغیرہ پہ اگر سیریز وغیرہ دیکھتی ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہاں پہ اپوزیشن کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے اور حکومت اس سے کتنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ الرٹ رہتی ہے اور اس لیے اس کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے. سر میں ایک سوال کاش پوچھنا اللہ کرے کہ ادھر بھی ایسا کبھی خان ہو. صاحب میری سے میں دعا. سوال پوچھنا چاہ رہا، میں مشورہ لینا چاہ رہا ہوں، مجھے لو میرج کرنی چاہیے یا ارینج میرج کرنی چاہیے خان صاحب؟ ہم دونوں کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. ਚਾਚਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. हेलो रिलैक्स, व्हाट हैपेंड? ਸਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ. हुआ क्या? يا شوطري यस. تجنب الموت بسبب ذلك. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਬਚੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ. अच्छा, معلوم ايش يسوي هو؟ क्या किया? ਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ؟ قبور يحتذي على اشياء ثمينه. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ? فولت. ਹਾਂ ਵੋਲਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਉਹ ਤਿਜੋਰੀ. हाँ. ਤਿਜੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਉਹ ਤਜੋਰਾ ਹੈਗਾ. अच्छा, वॉल्ट होता है जो कमरा होता है. ਸਰ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਐਡੀ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਗੇਟ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਖੁੱਲਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਏ. ਬਸ ਸਖਤ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. اشياء الكثير فيه. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ. ايوه ਮਸਲਨ الطوب الذهبي. ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ايوه الماس دايموند. ਡਾਇਮੰਡ, فضة. ਫਿੱਦਤਨ ਚਾਂਦੀ, ايوه دولار ਡਾਲਰ, باوند ريال درهم. ਦਿਰਹਮ. ايوه اشياء الكثير. ਹਾਂਜੀ ਥੱਬੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਅੰਦਰ. ओए होए होए. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. तो हुआ क्या है वहाँ पे? ايوه دخلت لانظف نفسي سوي ادجستمنت في هذا الشيء. ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਬਿਖਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂ. ओके. معلوم لا تثق بأي شخص آخر لقد أغلق الباب دخل من الخارج. ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ. तुमने दरवाजा बंद कर? ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਾਂ. ਅੱਛਾ. ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਧਰੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ. ओहो, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ. बिल्कुल. معلوم كم يوم؟ क्या? 3 أيام وأنا مصيب. ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ. 3 दिन? أيوة. ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ. ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ. ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਾਂ ਸਰ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਾਂ? ਬੰਬ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਸਰ. ओए होए होए. ਤੇ ਤੂੰ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਉਹ ਸਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚਾਬੀ ਨਾ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਪਈ ਸੀ. ओले. ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਸਨ. ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਤਰਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ. ओए होए. 8 ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 8 ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਪ ਲਵਾ ਲਓ. ਹਾਂ, ਐਨ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਜ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ. ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰ. ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸੁਰਾਖ ਕਰਾਇਆ ओके. ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ. ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਵਾਰਮੇ, 버ਗਰ, ਪੀਜ਼ੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ. 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਬੀ ਆਈ ਸਰ. ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਪਰ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਿਹਾ. ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਚਾਬੀ ਮੰਗਾਈ, ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ. पहली चाबी किधर थी? عودت من جيب تسي. ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ. عند مخ ما في. ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਈ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਐਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ. ايوه قوم. السلام عليكم. وعلیکم السلام. كيف الحال؟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ بخیر. ما شاء الله تمام مبسوط. كيف الحال يا حبيبي؟ السلام عليكم. وعلیکم السلام.
كيف الحال؟ थैंक यू ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ايوه ايوه صديق حقك كله ابي. ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ايوه ਹਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਕਾਸ਼ਾ ਭਾਈ انا معلوم. ਕਾਸ਼ਾ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਆਏ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ. لا 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 ما في مشكله انت يجي اي ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ايوه انت صديق حقي سوا سوا. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗੇ ايوه شكرا. ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ وبدا ميا صاحبي كار جنب. لا خلي ما يرضى يا حبيبي. वेलकम बैक टू गपशप। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. मेरा सवाल इकबाल साहब से है। मेरा नाम रुबीना है। बहैसियत सियासतदान मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप उस्मान बाज़ार साहब की कारकर्दगी से खुश थे? बच्चे जिस पे खान साहब ने ट्रस्ट किया था उसने अपनी कारकर्दगी अपनी हिसाब से बिल्कुल दिखाई है एंड जितना वो कर सकता था उसने किया है इतना की कर सकते थे, वॉट एवर दी सिचुएशन। जितना वो कर सकते थे. नहीं मगर ये जवाब उन्होंने सही दिया कि जितना वो कर सकते थे उन्होंने वो किया और अपने हिसाब से उन्होंने कारकर्दगी सही दिखाई। जी 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 सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। मेरा सवाल सर काशिफ से है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप इक़्तिदार में नहीं आए थे आपकी स्टेटमेंट थी कि गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएंगी, लेकिन अब मोस्टली ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब्स आ रही हैं, इसकी क्या वजह है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਮੂਲੀ ਤੇ ਪੇਸਟ ਲਾ ਕੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ. इसका सवाल है, जवाब लेने दें। जी काशिफ साहब। जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स होती हैं, PMLN ने कभी भी इस चीज़ को एडवर्टाइज़ नहीं किया कि हम इतनी नौकरियां देंगे, हमारा ये एजेंडा नहीं है। PMLN का जो बयानिया होता है हमेशा से, वो अभी भी है, उसको नज़र आने में कुछ देर लगती है लेकिन वो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और मौशियत की बहाली होती है। मसलन आप कह रहे हैं, आप मेरे लिए मोहतरम हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि किसने, मसलन मैं एक छोटा सा आम सा नुमाइंदा पार्टी का एक MP हूँ, तो मैंने तो पूरे इलेक्शन के अंदर किसी को नहीं कहा कि मैं तुम्हें सरकारी नौकरी लेके दूँ। आपको कोई आइडिया हो किसने कहा? ये हमारे वज़ीर आला साहब ने बात की है जलसों में कि हम नौकरियां देंगे, घर देंगे, सोलर पैनल देंगे। वज़ीर आला मोहतरमा मरियम बीवी ने बात की जी, तो उन्होंने क्या कहा था कि हम नौकरियां देंगे। नौकरियां मतलब फैसिलिटियां होंगी कि स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी। जॉब्स होंगी ना, गवर्नमेंट जॉब। सर मैं अगर आप इजाज़त दें, आपने बेटा अब सही बात की। अभी आपको सर ने बताया होगा भाई ने कि थोड़ा सा मेरा मौशियत और उसके साथ स्टडीज़ के साथ ताल्लुक़ है। आई एम श्योर आप भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, और जो पढ़ रहा होता है उसको सारा ही इल्म होता है, ज़रूरी नहीं होता कि आपका किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ही ताल्लुक़ हो। तो सिंपल सी बात है कि जब इकॉनमी, जब ग्रोथ रेट बढ़ता है, एक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है विच इज़ ओवर 2.2%, अगर आपकी ग्रोथ रेट 2.2% से ज़्यादा रहेगी तो हर एक के लिए एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा। जितनी प्रोडक्शन होती है इतनी इनकम होती है, और जब भी प्रोडक्शन होती है उसमें जॉब और इनकम जनरेशन दोनों ही होती है। सो जब मैंने कहा ना कि हमारा तो प्राइमरी एजेंडा 2013 में 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी और मौशियत का बहुत बुरा हाल था और दहशत गर्दी अरूज पर थी, तो उस वक्त हमारा नारा था कि हम अंधेरे ख़त्म करेंगे, बिजली का जो बहरान है यानी उसको ख़त्म करेंगे, मौशियत की बहाली करेंगे और दहशत गर्दी का ख़ात्मा करेंगे। तो वो जब मौशियत की बहाली हुई तो फिर खुशहाली ही खुशहाली थी, और उसमें फिर जॉब क्रिएशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि सोलर पैनल्स की बेताशा स्कीम्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं और अभी हुकूमत को बने जुमा 8 दिन हुए हैं। जब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से टेक ओवर करती है तो अमूमी तौर पे ख़जाना बिल्कुल खाली होता है, पहला साल बहुत टफ होता है। ये जो IMF का तोहफ़ा हमें मिला हुआ है इंशाल्लाह ताला 2026 में बिलखसूस इससे हम जान छुड़ा लेंगे, तो तब खुल के पाकिस्तान की मौशियत की जो पोटेंशियल है, अभी तो हर तरह के कर्ब्स जो है वो बाहर बैठे गोरे हम पे लगाई जा रहे हैं और हम मजबूर हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमने मुआहदे किए हुए हैं। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता, जिन्होंने किए वो भी हमारे वज़ीर आज़म थे, ठीक है ना, पता नहीं किन हालात में किए होंगे लेकिन करने पड़ जाते हैं। PMLN ने भी IMF वगैरह के साथ मुआहदे किए थे लेकिन फिर 14 में किया, 16 में उनसे जान छुड़ा ली। बहुत सारी चीज़ें अभी अंडर कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये हुकूमती मामला, ये केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं है जो कि 12:30 बजे शुरू हुआ है तो 2 बजे तक तो कम से कम एक चैप्टर कवर हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं। इट्स गोइंग टू टेक टाइम, एटलीस्ट अनदर ईयर एंड अ हाफ, और इकॉनमी जब राइट ट्रैक पे आ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जॉब्स मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी। और ये जो एक आपने कहा, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कोट किया कि ये जुमला होता है उमन के नौकरियां मिलेंगी और फलां मिलेगा, वो नौकरियों में
गवर्नमेंट नौकरी यानी कहीं मे भी उसका मतलब ये भी एक आप कर सकते हैं कि अगर तो वर्ड यूज किया गया कि सरकारी नौकरियां मिलेंगी, फिर एक और बेसिकली मेरा सवाल ये था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस को ये जो नौकरियां लेके आ रहे हैं इसका क्या मतलब है? ये किस लिए है कि 2 माह का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसके बाद बच्चा फारिग? सर पूरी डिबेट है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन लेट मी टेल यू शोई साहब, आप सरकारी नौकरी अगर करना चाहेंगे तो क्यों करना चाहेंगे? 50,000 फर्ज करें आपने CSS भी किया हो तो आपको क्या 1 लाख 1.5 लाख आइडियली तो होना चाहिए कि आपने खिदमत करनी है, लेकिन आपने 1.5 लाख के लिए वो नौकरी चूज करनी है, या जो हमारे पीछे पीछे लोग भाग रहे होते हैं दर्जा 4 की नौकरी दे दें? आपका क्या ख्याल है, वो 30,000 तनख्वाह के लिए करते हैं? ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा बोझ है, पूरी दुनिया इन चीज़ों से बहुत आगे गुजर चुकी है, अब इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि पकड़ के मुन्ने की तरह उसको पालें, गवर्नमेंट का मतलब होता है कि हालात ऐसा पैदा करें कि हर इंसान को यकसा मौके मिले कि वो मुआशी दौड़ के अंदर अपनी काबिलियत के मुताबिक उसको रोजी रोटी मिले। सो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एफिशिएंसी। अगर आप 3 साल के लिए आपको एम्प्लॉय कर लिया, फॉर एग्जांपल एज अ डेटा एंट्री क्लर्क, आप फर्ज करें सिफारशी भर्ती होंगे तो 3 साल बाद आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारे जैसे बंदे पकड़ के डेटा एंट्री क्लर्क करा देंगे, इम्तिहान भी पुट्ठा सीधा उनसे करवा के एक बार ओके करा देंगे, और वो 40 साल के लिए इस मुल्क के ऊपर बोझ रहेगा। 40 साल बराह रास्त तनख्वाह, उसके बाद फिर उसकी पेंशन चलेगी जब तक वो जिंदा है, उसके मरने के बाद उसकी बेवा की चलेगी, अगर उसकी बेवा के बाद अगर उसकी बच्ची 18 साल से कम है तो उसको भी मिलती रहेगी। So, इसलिए खुदारा इन चीजों से बाहर निकले। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए वो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस के ऊपर आपको गेज किया जाएगा, और ये लॉन्ग टर्म जो रिलायंस है गवर्नमेंट पे ये कम होगी, मे बी ये एक बात कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो सर 300 यूनिट बिजली जो मुझे फ्री मिलनी थी वो उसका क्या हुआ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा है। मेरा सवाल सर काशिफ से है कि अगर बाहर के ममालिक में लोग टैक्सेस देते हैं तो उस अवाम को रिलीफ भी दिया जाता है, लेकिन ये कि हमारे मुल्क में आए दिन कोई ना कोई नया टैक्स लगा रहे हैं, बजाय ये कि अवाम को कोई रिलीफ मिले आप लोग तो ओल्ड पेंशनर की पेंशन्स भी बंद कर रहे हैं, और इसके जो असरात उनके ऊपर माशी और माशरती जो उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है उसकी सूरत में उन्हें भुगतना पड़ रहे हैं। तो इसके बारे में ज़रा हुकूमत अपने मौक़िफ़ की वजाहत करे। वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन वंस अगेन। पहली बात तो ये कि हम इधर बैठे हर चीज़ का वल्ला कहते हैं, बाहर के मुल्क में ये होता है, बाहर के मुल्क में ये होता है। माशाल्लाह इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, ठाकुर साहब का भी ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। अमेरिका हम सो कॉल्ड नंबर 1 कंट्री गिनते हैं, तो आप मुझे बताएं वहाँ पे क्या गवर्नमेंट आपकी हेल्थ के लिए पे करती? हरगिज़ नहीं करती, आपको अपनी इंश्योरेंस खरीदनी पड़ती है। सो आपकी तनख्वाह के अंदर से आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीदनी होती है, जिसका मतलब है अगर आप बीमार हो गए तो आपकी कोई अच्छी कंपनी आपके पैकेज पे डिपेंड करेगा कि आपको हेल्थ फैसिलिटी कितनी मिलनी है। सो ये जो बाहर का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा एक शेडोई सा है, स्मोकी सा है, हम हमेशा कंपैरिजन्स करते हैं। हाँ, पहली बात तो ये है कि आप अभी ताज़ा अदाद शुमार और बजट अगर देखें तो पेंशन्स के अंदर भी 12% इजाफा किया गया। ये आपको किसने कहा है कि ख़त्म कर रहे हैं? दूसरी बात ये है, अगर मेरे से ज़ाती रह ली जाए, मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एसोसिएशन एज अ मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो कि थोड़ा बहुत इस गोरख धंधे को, इस मुआशियात की स्टेटिस्टिक्स को जो समझता है, अगर मेरे बस में हो तो मैं ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दूँ। उसकी वजह है अभी हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं। पेंशन का कोई लिमिट, कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। बाहर की कंट्रीज़ आगे गुजर गई। आपने बाहर की कंट्रीज़ की बात की, मेरे काफ़ी सारे रिसर्च है, मैंने पढ़ाई की है, सुना है, देखा है। पेंशन क्या है? वो प्राइवेट सेविंग है, वो सेविंग है। आप बाहर के मुल्कों में रादर देन आपको पेंशन दें, वो आपको इजाफी सैलरी दे देते हैं कि आप अपनी सेविंग्स अभी से खुद करना शुरू करें। देखे ना, ये मुल्क है, ये मुझे सबसे प्यारा है, अपनी जान से भी प्यारा, आपको भी होना चाहिए। इस वक्त जो पेंशन्स का जो हमारा तरीकाकार है, ये दुनिया में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ भी देख लें तो वहाँ पे भी ये सिस्टम नहीं है। सो ये इतना बड़ा बोझ है भाई। नौकरी है ना, हम चॉइस से नौकरी करते हैं। अगर मैंने नौकरी करनी है तो मुझे को ज़बरदस्ती किसी ने सरकारी नौकरी देनी, हम तो शौक से करते हैं ना। और उसका मकसद ये होता है सरकारी नौकरी का। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन को मेरी बात ना गुजरेगी, लेकिन सच क्या है कि आप एक बार एंटर हो जाओ, फिर काम करो ना करो, मरदे दम तक सानू कोई ना कुछ आया होंगे ही रहे। सिस्टम को इस तरफ आना चाहिए। 20,000 तनख्वाह, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको 25 कर दें और मैंडेटरी कर दें कि भाई 5,000 की सेविंग आज से करना शुरू कर लो, बुढ़ापे में काम आई। बिल्कुल बिल्कुल जी।
السلام علیکم، میرا نام موحد ہے. میرا کاشی صاحب سے سوال ہے کہ پی ٹی کی حکومت میں گزشتہ دور میں جو منصوبے چل رہے تھے، صحت کارڈ، پناہ گاہ، اور اب جیسے ہی وہ نون لیگ کی حکومت آئی وہ منصوبے بند کر دیے گئے ہیں، اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ. بیٹا ابھی میں نے بات کی کہ ہم ایک پولرائز سوسائٹی میں گھس گئے ہیں. اب آپ نے کہا کہ صحت کارڈ ختم ہو گیا. میں اپنے بھائی سے پوچھوں گا کہ کیا صحت کارڈ ختم ہو گیا یا جاری ہے چل رہا ہے جاری ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں ونس اگین پینشن والی بات دیکھیں، صحت ہمارا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے. اب بات یہ دو چیزیں ہیں. ہم جیسے تیسے گزارا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ادھر بہت سارے دیہاتی بیک گراؤنڈ سے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں خود ان میں شامل ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید زندگی میں یہ 2 یا 4 بار ہی کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. نہیں تو گاؤں کے اندر کوئی دیسی کمپاؤڈر بیٹھا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساری زندگی اس کی گزر جاتی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے وسائل اتنے بڑے ہو جائیں. دیکھیں اب ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بنتا ہے؟ مانگ کے بنتے ہیں یا کام کر کے بنتے ہیں؟ اگر آپ جنریٹ کر کے اتنا پیسہ لائیں گے کہ ہر چیز حکومت اپنے ذمہ لے لے، اللہ کرے وہ دن آ جائے. آج پاکستان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ آپ دیکھیں جس کا بھی آئی ڈی کارڈ ہے وہ صحت کارڈ ہی ہے. مثلاً اب مثال کے طور پہ مجھے اللہ کا شکر ہے، میں اپنے گھر سے کماتا ہوں، کھاتا ہوں، مجھے میرا رب کا دیا ہوا میں جتنا شکر ادا کروں. لیکن صحت کارڈ پہ تو میں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتا تھا. کیا یہ سسٹم اچھا تھا؟ اس میں بائفرکیشن ہونی چاہیے تھی کہ صحت کارڈ کس طبقے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کچھ لوگ افورڈ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. لیکن اس طرح کی لگژری کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا. بڑا اچھے ماحول میں ہماری گفتگو جاری ہے، میں اس لیے ان ٹاپکس پہ نہیں تھا آنا چاہتا. لیکن یہ ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے ہمارے خیال میں کہ معاشیت کو اتنا تگڑا کر دیں، ہر انسان اس کی اتنی بہتری ہو جائے. اور آپ دیکھیں جگہ جگہ پہ BHUs بنے ہوئے ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس بنے ہوئے ہیں، RHCs بنے ہوئے ہیں. آپ ان کو اپ گریڈ کیوں نہیں کرتے؟ امریکہ کے اندر کاؤنٹی کا ایک چھوٹا سا جو اسپتال ہے وہ بھی BHU جتنی جگہ پہ ہی بنا ہوتا ہے. لیکن 70 to 80% جو معاملات ہیں وہ وہیں پہ حل ہو جاتے ہیں. اب ایک طرف صحت کارڈ ہو اور دوسری طرف یہ سسٹم ہو تو چوئی صاحب آئی تھنک کہ ہمیں اپنے ایگزسٹنگ سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور جو اس مرتبہ ہماری گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے وہ یہ ہے گھر پہ آپ کو صحت ملے. آپ نے ایک انیشیٹیوز دیکھا ہوگا وہ کلینک آن ویلز والا آلریڈی وہ پروسیس شروع کر دیا ہے، وہ عارضی طور پہ. اچھا اب اس کے بعد نیکسٹ فیز پہ BHU لیول جو ہے اسی کو اتنا کر دیا جائے گا کہ 70% جو آپ کے پرابلمز ہیں. بی بی مریم نے میرے سامنے ایک بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے ہر BHU کو ایبسولوٹلی یہ کاؤنٹی لیول پہ لے کے جائیں گے اور ڈاکٹرز کو منہ بولی تنخواہ دیں گے اور اس کے بعد کام ہم اپنی مرضی کا لیں گے. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ سب کی صحت کے لیے گورنمنٹ اپنا اچھا رول ادا کر سکے. اس میں جو ریبٹل دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں اگر اپنے علاقے کی اگزامپل دوں تو میں یقیناً بہت وثوق اس سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے علاقے کی جو BHUs ہیں اس کے اندر 90% میں ڈاکٹر ہی نہیں ہے. میں میاں والے کی بات کرتا ہوں. جو میری اپنی یونین کونسل ہے وہ تقریباً 38 کلومیٹر کے فاصلے پہ پھیلا ہوا ہے. اس کے اندر BHU بھی نہیں ہے ہی نہیں سر، بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اقبال صاحب میرا سوال یہ کہ یہ ابھی کا ہے واقعہ یا یہ 2018 سے بھی یہی چل رہا ہے؟ سر میں تو کہتا ہوں کہ 1947 سے یہی چل رہا ہے. سر یہ بیچ میں جو اتنا بزدار صاحب کا ایرا تھا 3.5 سال کا، اس کے اندر بھی کچھ میں کسی کو بلیم نہیں کرتا ہوں. مطلب آئی ایم سرپرائز کہ ایک آپ کی اپنی پارٹی کی گورنمنٹ 3.5 ایئرز اور یہ کوئی اس پہ نہیں ہوا. سر اس پہ میں سر کے ساتھ راستے میں بات کر رہا تھا ادھر، تو میں نے کہا کہ جی میرا جو اپنا گھر ہے اس میں 15 دنوں کے بعد پانی آتا ہے جو واٹر سپلائی ہے. نہیں مگر یہ بڑی ایک سرپرائزنگ بات ہے میرے لیے. ہیونگ اے فیڈرل گورنمنٹ، ہیونگ اے پروونشل گورنمنٹ فار سو لانگ، اور اس کے درمیان میں بھی اگر نہیں ہوا. آنیسٹلی اس گفتگو کو آپ نے لے کے چلنا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ ہم سب کو اس وقت دعا کی ضرورت ہے. ہم بہت زیادہ پولرائز ہو چکے ہیں، بالکل پریشانی سے کہنا پڑ. آپ دعا کریں کوئی بھی حکومت کرے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ ان معاملات کو بہتر کرے. ویلکم بیک ٹو گپ شپ. خٹک صاحب ہم انڈر اسپاٹ لائٹ کھیلیں گے. سوال پوچھوں گا آپ سے، آپ کو آپشن دوں گا، آپ نے ان میں سے جواب چوز کرنا ہے. کہیں پہ لگے کہ جواب نہیں دینا چاہ رہے یا نہیں دے پا رہے تو آپ جنرل نالج پہ جا سکتے ہیں. وہاں پہ صحیح جواب دیا تو 5000 آپ کا، کہ جتنی مرضی بار جائیں آپ لوگوں کی کال ہوگی. ٹھیک ہے، اپوزیشن میں آپ کو تو اشد ضرورت ہے سر. تو سر پہلے آپ میں سے کون کھیلنا چاہے گا بتائیے. اب آپ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیا، آپ خود فیصلہ کر لیں کون ہوگا. نہیں میں نے تو کہا بڑے ہیں. بتائیں کھڑک صاحب، آپ مان رہے ہیں کہ آپ بڑے ہیں؟ گو ایڈ سر، آئی ایم اراؤنڈ 62. ماشاء اللہ، چلے بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ. لیکن ہمارے سب سے بڑے پھر ادھر بیٹھے ہیں.
जी तो खड़क साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सर ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुनेंगे, और एक की तकरीर पे फिलहाल आप अपने कमरे से जरा बाहर चले जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सलमान अकरम राजा, जनाब मुराद सईद और जनाब हमाद अजहर। तो किसकी तकरीर हो रही हो तो बार बार सुनेंगे? मुराद सईद। किसकी तकरीर हो रही हो तो एक बार सुन लेंगे? सलमान अकरम राजा। और किसकी में बाहर जा रहे हैं? हमाद अजहर साहब। ठीक है सर, ये बता दीजिए, चांद पे जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में, आप बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद चौधरी और जनाब इमरान इस्माइल। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और महविश हयात। महविश हयात ठीक रहेगी। चंगा डॉक्टर साहब गए थे उसे टाइटैनिक थे, हर किसी ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। नहीं भी डुबना से डुब लॉन्ग फ्लाइट पे है खटक साहब आप सर, 12-13 घंटे की फ्लाइट है, 7 वाली सीट खाली है। आप देखते हैं कुछ लोग आते हैं और कहते हैं अगर आप इजाजत दें तो हम भी आपके साथ बैठ जाएं। आपकी कॉल होगी कि सीट किसको देनी है 7 वाली। आपने 12-13 घंटे का सफर है तो किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे 12-13 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार और फयाजुल हसन चौहान। Give me some other choice. सर जनरल नॉलेज की चॉइस होगी। Go ahead. वेल डन सर। किस किस्म का सवाल चाहेंगे आप बताइए, मैं उस टाइप की कोशिश करता दिल हूँ। करे आया तो बता दूंगा, नहीं है तो वापस चला जाऊंगा। ठीक है सर, पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस का नाम क्या है? मैं पंजाब का हूँ कि पेशावर का हूँ? मगर काम सबसे ज्यादा आपको पेशावर से ही पड़ता है। नहीं पता? इस वक्त पाकिस्तान के गवर्नर स्टेट बैंक कौन है? ये भी नहीं आ रहा है मुझे भी। हेल्प आप जा बता सकती सकते है। हैं। काजू भाई यू कांट वो मदद कर वो के नहीं ये चलो तो फॉरनर बाहर से जो है वो तो पता नहीं कौन है, मुझे नहीं याद है किसी नहीं कॉर्नर नहीं है। यही कर सर। पहले था वो उधर से आया था नहीं ना, नहीं यही है, IMF अभी से। इस वक्त भी है। चले छोड़े इसको, आगे आया। अल्टीमेटली आप मुझे उधर ही लेके जाओगे। आप जा ही नहीं रहे, मैं तो डेमोक्रेटिकली मौके दे रहा हूँ। चले सर, एक आखिरी आपके लिए आसान तरीन कर दिया मैंने खटक साहब। जी सर। सर मुझे ये बता दीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनने की तारीख, दिन, साल। 1996 साल सर बता दिया आपने, महीना और तारीख बताइए। अप्रैल था मोस्ट प्रोबेबली। सर पहली तो नहीं थी। तारीख बता दी आपने साथ। 96 तक तो ठीक है, तारीख इतने भी सब्र कर लो ना, जरूरी है तारीख पे भी जाना है। कम से कम 2500 तो बनते हैं ना। सर आप लोग भी तो एक KP पे सफर नहीं कर रहे तो हम कैसे इतने में सफर करें? वापस जाना चाहेंगे उस सवाल पे? बुज़दार को ले जाओगे? ये इतनी सी बात है। इट वॉज सच एन इजी चॉइस। बुज़दार साहब को लेके जाए 12 घंटे आपने खामोशी से गुजार रहे हैं। सर आखिरी सवाल है, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस है बैरिस्टर गौहर साहब और शेर अफजल मरवत। बैरिस्टर गौहर। बैरिस्टर गौहर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ले जी काशिफ भाई आपकी बारी आ गई है। सर बता दीजिए फिर, टेलीविजन पे 3 तकारीर, किसकी तकरीर बार बार, किसकी तकरीर एक बार, और किसकी तकरीर पे फिलहाल कमरे से बाहर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब एहसन इकबाल और जनाब परवेज रशीद। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? ख्वाजा आसिफ साहब की। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? एहसन इकबाल। और कमरे से बाहर जा रहे हैं परवेज रशीद साहब की बारी। उसकी वजह वो बोलते ही नहीं है। ठीक है। ना उन्होंने करनी तकरीर और ना मैंने सुननी। उस्मान बुज़दार ने। जी सर, तो चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट पे, आप भी साथ लेके जाएं किसी को, जिसको लेके जा रहे हैं उनको वहीं छोड़ाएं, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब आबिद शेर अली और जनाब दूसरी नाम बताएं। अच्छा आगे बताएं। आबिद शेर अली और तलाल चौधरी। आबिद शेर अली। आबिद शेर अली चांद पे चले गए हैं। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, मुश्तबा शुजा रहमान और ख्वाजा सलमान रफीक। सेल्फी किसके साथ है? सलमान रफीक। स्माइल किनको दे रहे हैं? मुश्तबा को। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? ख्वाजा इमरान नज़ीर का। टाइटैनिक पे चलें सर, 2 VIP पास हैं,
एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ ले जाएं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट, अज़मा बुखारी और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। मैं मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब साहिबा होंगी, ठीक है। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सरदार अयाज सादिक और जनाब ख्वाजा साद रफीक। या सादिक साहब। अयाज सादिक साहब ले गए हैं लाइफ जैकेट। काजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इकबाल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू फॉर योर लाइफ एंड योर टेन्योर, और आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।